हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूं दोस्तों रीजनिंग पढ़ाने के लिए। जी हां दोस्तों, रीजनिंग में हमारा चल रहा था टॉपिक रैंकिंग। इसके पहले दोस्तों रैंकिंग के हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। वहाँ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और वह दोनों जो पार्ट थे दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड थे। ये जो तीसरा पार्ट है दोस्तों एकदम अलग है। अगर आप इसको यहाँ से भी देखेंगे तो आपको यह समझ में आने वाला है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, इन क्वेश्चंस के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको केवल रीजनिंग की नहीं, मैथ्स और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं सभी की पीडीएफ वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो अभी आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हमको आपकी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में समस्या हो रही है तो आप अपने मोबाइल के गूगल में, क्रोम में, ओपेरा या यूसी जो भी आप सर्च इंजन प्रयोग करते हो वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा दोस्तों youtube.com, स्पेस नहीं देना दोस्तों आपको, youtube.com/ आपको लिखना है C, फिर स्लैश स्पेस नहीं देना है दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना है A3 अकेडमी सतना। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप ये सर्च करने वाले हो तो आपको तुरंत हमारी प्लेलिस्ट में ही आप पहुंच जाओगे। उसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों होम का, दूसरा ऑप्शन आपको मिलने वाला है वीडियोस का, और जो थर्ड ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपको मिलने वाला है प्लेलिस्ट का। जी हाँ दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक देखिए दोस्तों बहुत इजी है और इसमें ना कोई रूल, केवल आप अभी तक जितना रीजनिंग पढ़े हो वहाँ के आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने सर लगा दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, वरुण जयेश से बड़ा है, उसके बाद दिखा दिनेश हरेश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। आपके सामने 4-5 ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखिए इन प्रश्नों को दोस्तों करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा आपको वही करना है। देखिए सबसे पहले देखिए आपके सामने दिया है वरुण जयेश से बड़ा है, तो जैसे कॉमा बाई कॉमा दिया आपको सेम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। देखिए वरुण जयेश से बड़ा है तो आपको करना क्या दोस्तों, देखिए वरुण जो है आपको लाइन खींचनी है। देखिए वरुण ये हो गया आपका वरुण, लिखते भी चलिए, पहले लिखता हूँ ये कौन है तो आप बोलोगे सर ये वरुण है। तो वरुण जयेश से बड़ा है, तो देखिए जो वरुण है तो जयेश से बड़ा, तो जयेश की लाइन क्या होगी, आप बोलोगे सर जयेश की लाइन तो छोटी होने वाली है, तो ये हो गया जयेश। पहला आपका स्टेप कंप्लीट। दूसरा देखिए दिनेश हरेश से छोटा है, तो आप साइड में लिख लीजिए कौन, दिनेश किससे छोटा है, आप देखोगे हरेश से छोटा है, मतलब कि हरेश इससे बड़ा है। ये 2 लाइनें आपकी कंप्लीट हुई। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में देखिए सुरेश वरुण से बड़ा है। अब देखिए सुरेश वरुण से बड़ा है, मतलब कि यहां पे आएगा सुरेश वरुण से बड़ा है, सुरेश वरुण से बड़ा है, समझ में आई बात, सुरेश वरुण से बड़ा है। आगे देखिए किंतु दिनेश से छोटा है, किंतु दिनेश से छोटा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दिनेश से सुरेश कौन क्या है, सुरेश दिनेश से छोटा है। तो देखिए भाई दिनेश से हरेश बड़ा है, दिनेश से हरेश बड़ा है, और जो दिनेश है वह सुरेश से भी बड़ा है। तो यहाँ पे अब उठा के आप रख लीजिए किसको, दिनेश को। तो आप यहाँ पे उठा के रख देंगे दिनेश को, और दिनेश के बगल में कौन है, सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हरेश। नहीं समझ में आया। देखिए प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने सॉल्व क्या किया दोस्तों, पहले था वरुण जयेश से बड़ा है, हमने वरुण को जयेश से बड़ा कर दिया बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, दिनेश हरेश से छोटा है, तो दिनेश को हमने हरेश से छोटा कर दिया। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरा देखिए बोलता है सुरेश वरुण से बड़ा है, सुरेश वरुण से बड़ा है, इसको हमने अभी साइड में लिख दिया है, सुरेश वरुण से बड़ा है, हमने बोल दिया बना दिया बड़ा है। किंतु देखिए क्या लिखा हुआ है, किंतु दिनेश से छोटा है, दिनेश से छोटा है। देखिए कौन दिनेश से छोटा है, सुरेश दिनेश से छोटा है। और आप देख रहे हो कि जो दिनेश था वह
हरेश से छोटा था। तो सबसे बड़ा एंड ऑफ एंड कौन आ रहा है, तो आप देखोगे सबसे बड़ा हरेश आ रहा है। प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न में यही पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, हरेश है। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। प्रश्न नंबर जो आपका फर्स्ट था, प्रश्न नंबर फर्स्ट का था, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इसमें दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको जो नॉर्मल लॉजिक है वही लगने वाला है। तो आप नॉर्मल लॉजिक लगाइए और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा। आगे देखिए, बहुत लोग इसको दोस्तों कैसे ये चिन्ह छोटा बड़ा लगा के चलते, इसमें दिक्कत हो जाएगी, ये आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बताता हूं दोस्तों वो कॉन्सेप्ट आपको लगा के चलना है। आगे देखिए दोस्तों, P, Q, R, S और T, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, तो हमने देख लिया 5 व्यक्ति हैं। तो आप आराम से इनको लिख लो पहले, P है, Q है, R है, S है और T है। ये देखिए 5 व्यक्ति लिखा है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए। P, Q, R, S और T में S R से बड़ा है लेकिन T जितना बड़ा नहीं है, Q सिर्फ P से बड़ा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। अच्छे से प्रश्न को आपने पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है दोस्तों S R से बड़ा है, आप देखिए बोल रहा है S R से बड़ा है, S जो है वह R से बड़ा है। हमने लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला स्टेप, S R से बड़ा है। आगे देखिए, लेकिन T जितना बड़ा नहीं है। S तो R से बड़ा है लेकिन T जितना बड़ा नहीं है, मतलब T से तो छोटा होगा, T जितना बड़ा नहीं है मतलब T से छोटा होगा। आगे देखिए, Q सिर्फ P से बड़ा है। अब आगे देखिए, Q सिर्फ P से बड़ा है, Q सिर्फ P से बड़ा है, मतलब कि Q जो होगा वह सिर्फ P से बड़ा होगा, जो Q होगा वह सिर्फ P से बड़ा होगा, बाकी इन सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो आप देखेंगे जो Q है वह सिर्फ किससे बड़ा है, P से बड़ा है। तो देखिए जो Q है वह सिर्फ P से बड़ा है, बाकी इनसे तो छोटा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, Q जो है सिर्फ P से बड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटा कौन होने वाला है, तो देखिए सबसे छोटा P होने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। प्रश्न नंबर ये दूसरा है दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा है। तो देखिए एक बार और समझने का प्रयास करिए। S हमने क्या किया, S R से बड़ा है तो हमने S को R से बड़ा कर दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, लेकिन T जितना बड़ा नहीं, S R से तो बड़ा है लेकिन T जितना बड़ा नहीं, मतलब तो T से छोटा हुआ। बात को समझने बस आपको क्वेश्चन में जो लिखा है लैंग्वेज को। आगे देखिए, फिर लिखा Q सिर्फ P से बड़ा है, मतलब Q सिर्फ P से बस बड़ा है, P से बस बड़ा है, बाकी इन सबसे छोटा है, बाकी ये जो R S T है इनसे छोटा है। Q सिर्फ P से बड़ा है, सिर्फ P से बड़ा है, ठीक है ना। तो प्रश्न में आपसे पूछा कि सबसे छोटा कौन, तो देखिए सबसे छोटा कौन है, आप बताओगे सबसे छोटा P है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की ओर, प्रश्न नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। अब देखिए, उत्तर दिशा की ओर उन्मुख लड़कों की एक कतार में, प्रश्न को पूरा पढ़िए पहले। अमित अशोक के बाएं 5वां है, आलोक अमित के दाएं 3रा है, विलास अशोक के बाएं 3रा है। निम्नलिखित में से कौन विलास की स्थिति को दर्शाता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अब देखिए इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको अपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूं उसको सॉल्व करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए उत्तर की ओर उन्मुख हैं, अभी उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर ऐसे मुंह करके रखे होंगे। अब देखिए उत्तर की ओर जब उन्मुख है व्यक्ति, तो देखिए इसका मैंने पहले ही बताया ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, ये हर जगह लागू होता है। और इधर वाला भाग कौन सा होता है, इधर वाला राइट होता है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होने वाले। हमेशा अपने को ऐसे खड़ा कर लीजिए ना, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट कहलाएगा और राइट राइट कहलाएगा। अब देखिए प्रश्न को, इन तरह के प्रश्न को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलते हैं। उत्तर दिशा की ओर उन्मुख लड़कों की एक कतार में, देखिए अमित अशोक के बाएं 5वां है। कौन 5वां है, अमित, किसके, अशोक के। तो हम यहाँ पे अगर अशोक को बैठा देंगे, किसको बैठा देंगे, तो आप बोलोगे सर हम अशोक को बैठा देंगे। अशोक का मुंह किधर है, अशोक का मुंह उत्तर की ओर, क्योंकि सभी उत्तर की ओर बैठे हैं। तो अशोक का बायां क्या होगा, अशोक का बायां इधर होगा। तो प्रश्न में यही तो बोल रहा है, अमित अशोक के बाएं, ध्यान से पढ़िएगा, अमित अशोक के बाएं 5वां है। 5वां तो देखिए 1 2 3
4 और 5वां। यहाँ पे कौन बैठा है, आप थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं दोस्तों क्योंकि नाम है। देखिए 5वां बैठा है हमको 1 2 3 4 और 5वां, ठीक है ना। 5वें में कौन बैठा है, आप बोलोगे अमित बैठा है। किसके, जैसे प्रश्न बोल रहा हम उसके अकॉर्डिंग कर दिए। अमित अशोक के बाएं 5वां बैठा, 1 2 3 4 और 5वां बैठा है। ये कौन है, अशोक। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है आलोक अमित के दाएं तीसरा है। अब देखिए आलोक अमित के दाएं तीसरा है। अब अमित यहां पे बैठा है, इसका मुंह भी किधर है, आप बोलोगे इसका मुंह भी इधर है, तो इसका दाएं क्या होगा, इसका दाएं इधर होगा। कितना है, तीसरा। तो आप देखो 1 2 और 3, यहां पे कौन बैठा है, तो आप देखोगे कौन बैठा, आलोक बैठा है। यहां पे कौन बैठा है, आलोक बैठा है, आलोक बैठ गया, ठीक है ना। आलोक अमित के दाएं तीसरा हमने बैठा दिया। आगे देखिए विलास अशोक के बाएं तीसरा है। विलास किसके, अशोक के बाएं तीसरा है। अशोक के बाएं, अशोक का बाएं क्या होगा, इधर होगा। तो विलास कहां बैठा, अशोक के बाएं तीसरा, मतलब 1 2 और 3। यहां पे कौन बैठा है, आप बोलोगे यहां पे सर विलास बैठा है, यहां पे विलास बैठा है। तीसरा अशोक के बाएं तीसरा, 1 2 तीसरा। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने बैठा दिया। अब देखिए प्रश्न से आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि विलास की स्थिति को दर्शाता है। विलास की स्थिति को क्या दर्शाता है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है अमित के तुरंत दाईं ओर। क्या अमित के तुरंत दाईं ओर विलास बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा। दूसरा ऑप्शन देखिए आलोक के तुरंत बाईं ओर। अब देखिए आलोक यहाँ पे है, इसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। इसके तुरंत बाईं ओर, इसके तुरंत बाईं ओर क्या बैठा है, जी हाँ दोस्तों बैठा है। देखिए इसका बाएं तुरंत बाएं, आलोक के तुरंत बाईं ओर। ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आलोक के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, विलास बैठा है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4। तो जैसा दोस्तों प्रश्न में बोलता जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करते चलना है। चूंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो 10 से 15 सेकंड में आप करने वाले हो। चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न दिखा है दोस्तों, चौथे प्रश्न को पढ़िए जब तक। उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए पड़ोसी है बी और डी का, ई पड़ोसी है सी और एफ का, डी पड़ोसी है सी का। तब ए और ई के मध्य कितने सदस्य बैठे हैं, तो देखिए 6 व्यक्ति हैं। आप लिख दो पहले 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें खींच दी। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बैठाते चलो। देखिए क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। ए पड़ोसी है बी और डी का। अब ए किस कंडीशन में पड़ोसी होगा, अगर आप ए बी और डी लिखते हो तो ए बी और डी लिखो, क्या ए का पड़ोसी कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो जब आप क्या बोलोगे, जब ए बैठेगा बी, चाहे इधर बी लिखिए या डी ऐसे लिखिए, चाहे डी इधर लिखिए या बी, तभी तो अब क्या कहलाएगा, ए पड़ोसी कहलाएगा, बीच में आएगा तभी। कोई भी शब्द हो तो आप याद रखिएगा। तो चलिए हम बैठा लेते हैं अभी। देखिए क्या बोलता है, ए पड़ोसी है बी और डी का, तो ए बीच में आने वाला है, यहां पे हम लिख देते हैं बी और यहां पे हम लिख देते हैं डी, ठीक है ना। तो ए पड़ोसी है बी और डी का। आगे देखिए ई पड़ोसी है सी और एफ का। ई पड़ोसी है, ई भी बीच में आने वाला है, ई पड़ोसी है किसका, सी और एफ का। तो हम यहां पे लिख दिए दोस्तों सी और यहां पे लिख दिए एफ, भाई सी और एफ का। आगे देखिए डी पड़ोसी है सी का, तो बिल्कुल डी पड़ोसी है सी का। तो हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो पूरा हो गया। अब देखिए इसको हमने अरेंज कर दिया, जैसे बैठ रहा था वैसे बैठा देते। अब देखिए अगर बोलता डी, अगर यहां पे प्रश्न दे देता डी पड़ोसी है एफ का, तो हम यहां पे एफ लिख सकते थे, यहां पे सी लिख सकते थे। इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए बता दिया कि डी पड़ोसी है सी का, तो इधर सी ही आएगा। क्योंकि आप कह भी सकते हो ना दोस्तों कि यहाँ पे बी आ सकता है और डी इधर बिल्कुल आ सकता है। आगे देखिए यहाँ पे एफ आ सकता है, यहाँ पे सी, फिर भी तो ई पड़ोसी होगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे हमने किया है, क्योंकि लास्ट में डी इधर और ई सी इधर होगा, तभी यह भी एक दूसरे के पड़ोसी होने वाले हैं। तो आगे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं, तो ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं, 1 2। कितने सदस्य बैठे हुए हैं, 2। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होने वाला है।
अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह चूंकि रीजनिंग स्पेशल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं छूटने वाला है। आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों देखिए, इतनी गर्मी में भी हम आपके लिए लगे हुए हैं, तो आपसे बदले में क्या मांगते हैं दोस्तों, बस एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए दोस्तों। और जितना हम मेहनत करते हैं उसका 50% तो आप करिए। मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि आप A3 अकेडमी के साथ चलिए। दिसंबर 2020 तक अगर वैकेंसी आ जाती है, MP पुलिस, MP SI, MP में कोई भी वैकेंसी आ जाती है, तो ये गारंटी हम देते हैं, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। बाकी आप फालतू में घूमिए, भागिए, फ़ोन चलाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। बस 6 महीने आप A3 अकेडमी को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप 6 महीने दिए, आपकी 60 साल की ज़िंदगी हम संवारने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 लोगों P, Q, R, S और T में Q सिर्फ T से छोटा है, P सिर्फ S से लंबा है। यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में सजाया जाए तो शुरू से तीसरा कौन होने वाला है। हमने प्रश्न पढ़ा। अब प्रश्न को हमको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलना है। तो देखिए 5 लोगों के कौन कौन से P, Q, R, S और T में, ठीक है, 5 लोग हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, आप बोलोगे सर P, Q, R, S और T, 5 लोग हो गए। अब देखिए प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। Q सिर्फ T से छोटा है, Q सिर्फ T से छोटा, बहुत अच्छे तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। Q सिर्फ T से छोटा है, मतलब कि आपका कहने का तात्पर्य यह होने वाला है Q सिर्फ किससे छोटा है, T से। T से यह लिखा है दोस्तों, T से छोटा है, मतलब आप कहीं ना कहीं देखोगे Q सिर्फ T से छोटा है, मतलब सबसे बड़ा T होने वाला है। आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जो Q है सिर्फ T से छोटा है, बाकी इन तीनों से बड़ा है। जो R, S और P हैं इनसे बड़ा होने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि साफ साफ लिखा है Q सिर्फ T से छोटा है, मतलब T सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद Q आने वाला है। ये चीज क्लियर। आगे देखिए क्या दोस्तों, P सिर्फ S से लंबा है। अब देखिए P सिर्फ S से लंबा है, तो P सिर्फ S से लंबा है, मतलब सबसे छोटा कौन होने वाला है दोस्तों, S सबसे छोटा होने वाला है, और उसके बाद P होने वाला है दूसरे। क्योंकि देखिए P, यहां पे देखिए प्रश्न को अच्छे से देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ P सिर्फ S से लंबा है, P सिर्फ S बस से लंबा है, बाकी इन तीनों से छोटा होने वाला है, Q से भी, R से भी और T से भी। तो हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा होने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ा अब हम क्रम बता सकते हैं, सबसे बड़ा हो रहा है T सबसे बड़ा है। T के बाद कौन होने वाला है, तो आप बोलोगे सर T के बाद होने वाला है Q के बाद कौन सा होने वाला है, तो Q के बाद हमने बोला सर R होने वाला है, क्लियर हो चुका है। और R के बाद क्या होने वाला है, हमने बोला सर R के बाद तो होने वाला है P, R के बाद होने वाला है P, और P के बाद क्या होने वाला है, सबसे छोटा S होने वाला है। तो यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, अवरोही क्रम में, हमने अवरोही क्रम में सजा दिया। तीसरा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों तीसरा स्थान R का है। क्या ऑप्शन में R है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। जिसको समझ में नहीं आए दोबारा देखिएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, दोबारा समझने का प्रयास करना है आपको। देखिए प्रश्न में दिखा हुआ प्रश्न की भाषा को समझना है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। तो देखिए आपके सामने दिया है Q सिर्फ T से छोटा है। खुद बताइए दोस्तों, Q जब सिर्फ T से छोटा है, मतलब औरों से तो बड़ा होने वाला है ना, Q सिर्फ T से छोटा है। जैसे आप बताओगे, आप 3 भाई हो, तो आप बोलोगे मैं सिर्फ बड़े भैया से छोटा हूं, तो भाई आप दूसरे नंबर के कहलाए ना। तो उसी तरह देखिए T जो आपका Q है सिर्फ T से छोटा है, मतलब कहीं ना कहीं T सबसे बड़ा होने वाला है, और केवल T बस से छोटा कौन है, Q, बाकी इन तीनों से तो बड़ा है, इन तीनों से तो बड़ा है। ये चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, हमने लिख लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे दिया हुआ है, आगे P सिर्फ S से बड़ा है। अब देखिए जो P है वह सिर्फ S से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है, बाकी इन तीनों से छोटा है। तो कहीं ना कहीं सबसे छोटा कौन होने वाला है दोस्तों, तो बोल दिए सबसे छोटा कहीं ना कहीं आपका S होने वाला है। और S सिर्फ P से छोटा है, तो चौथे नंबर में कौन जाने वाला है, P। तो तीसरे नंबर में कौन आने वाला है दोस्तों, R। तो ये सिस्टम आपका बन चुका है, सबसे बड़ा T, फिर Q, फिर R, फिर P, फिर S। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस लॉजिक लगाते चलना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलना है। जैसा प्रश्न में बोला है वैसे ही हमें करते चलना है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 5 बच्चे टी, क्यू, एच, जे और एफ अलग अलग लंबाई के हैं। सेम वही प्रश्न है। टी केवल जे से लंबा है, एच केवल एफ से नाटा है, तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन सा है। सेम वही प्रश्न है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। टी, क्यू, एच, जे और एफ, ये 5 व्यक्ति हो गए। देखिए अलग अलग लंबाई के हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, टी केवल जे से लंबा है। सेम वही बात, टी केवल जे से, देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, टी केवल जे से लंबा है, टी केवल जे से लंबा है, बाकी सबसे छोटा होने वाला है। तो आप कहोगे टी केवल जे से लंबा है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे टी केवल जे से लंबा है, तो आप देखोगे सबसे छोटा कौन होने वाला है, आप देखोगे सबसे छोटा जे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जे होने वाला है सबसे छोटा। तो आप देखिए छोटा कौन सा होने वाला है, हम यहीं पे समझ गए, छोटा होने वाला है जे सबसे छोटा होने वाला है और जे से केवल टी बड़ा है। ये याद रखिए। क्या दिया है दोस्तों, प्रश्न में यह दिया है टी केवल जे से लंबा है, टी केवल जे से लंबा है, मतलब इन तीनों से छोटा है। क्यू, एच और एफ तो इससे बड़े हैं। अब दोस्तों इसको आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो, चूंकि देखिए ये चीजें, ये और ये सबसे छोटा जे, फिर ये। आगे स्टेप को पढ़िए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, तो आप देखोगे H केवल F से नाटा है। देखिए H केवल F से नाटा है, H केवल F से नाटा है, मतलब सबसे बड़ा F होने वाला है और H केवल F से नाटा है, H केवल F से नाटा है, बाकी इन तीनों से बड़ा है। यही बोल रहा है ना दोस्तों, H केवल F से नाटा है, मतलब छोटा है। नाटा मतलब छोटा होता है, ऐसे पेपर में लिख के दे देता है। तो H केवल F से नाटा है, मतलब J, Q और T से बड़ा है। और हमने देख लिया सबसे बड़ा F है, फिर उसके बाद H है, फिर सबसे छोटा J है, फिर J से बड़ा T है, तो तीसरे नंबर में कौन है दोस्तों। तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा F हो गया, फिर उसके बाद H हो गया, तो तीसरे नंबर में आने वाला है, तीसरे नंबर में आने वाला है Q, चौथे नंबर में T आने वाला है और 5वें नंबर में J। प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कि सब लंबाई में तीसरा कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, सर लगाइए प्रश्न नंबर 7, पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, तो देखिए प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, Q लंबा है P से, करते चलिए साथ में। Q लंबा है P से, Q लंबा है P से, H उतना लंबा नहीं है जितना कि P। अब देखिए H उतना लंबा नहीं है जितना कि P, मतलब कि साफ साफ कह रहा है H उतना लंबा नहीं है जितना कि P, मतलब P से छोटा होने वाला है। प्रश्न को अच्छे तरीके से आप समझेंगे, H लंबा है P से, हमने लंबा बड़ी लाइन खींच दी P से, और क्या बोलते हैं आगे, H उतना लंबा नहीं है जितना P के बराबर लंबा नहीं, मतलब तो छोटा होने वाला है। इन चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाना है। आगे देखिए J और R छोटे हैं H से, बहुत अच्छी बात है। J और R, अब देखिए J और R छोटे हैं H से, J और R छोटे हैं H से, तो उनमें सबसे लंबा कौन है। तो आप बोल सकते हो सीधे यहाँ से क्लियर हो गया, सबसे लंबा कौन है, Q है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब देखिए अगर यहाँ पे पूछता दोस्तों सबसे छोटा कौन है, तब आप नहीं बता सकते थे सबसे छोटा कौन है, क्योंकि J और R का डिसाइड नहीं है कि कौन इनमें बड़ा है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, इसी प्रश्न में अगर पूछता है इसमें सबसे छोटा कौन है, तो J या R ऑप्शन में होता तब सही होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नहीं बताया गया कि J बड़ा है या R बड़ा है, बस ये लिखा है कि J और R H से छोटे हैं, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है ये चीजें क्लियर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर का जो आप रैंकिंग पढ़ रहे थे इसका यह लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नए टॉपिक पे, और नए टॉपिक दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर या
क्लॉक में से स्टार्ट करेंगे, आप याद रखिएगा। तो कैलेंडर पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने पूछा था, तो बच्चों ने कैलेंडर किया था और उसके बाद डाइस बोला था, तो हम कैलेंडर पढ़ेंगे, कैलेंडर के बाद डाइस पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्लॉक पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जे के एल एम और एन में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एम केवल जे से छोटा है, के उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन, और एन छोटा है एल से, इनमें सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर ए जे, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर डी एल, ऑप्शन नंबर ई। ज्ञात नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते, आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 8 को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है आपको, प्रश्न नंबर 8 को कमेंट करना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 8 आपको कमेंट करना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है एस, टी, भी और डब्ल्यू 4 थैलों का वजन अलग अलग है। थैला टी हल्का है एस से, भी हल्का है डब्ल्यू से और डब्ल्यू हल्का है टी से, तो इन चारों थैलों में सबसे हल्का थैला कौन सा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो हम क्या लिखते हैं, पहले एस, पहले हमारा टी, फिर एस, फिर भी और डब्ल्यू हमने लिख लिया। अब जैसे प्रश्न बोलेगा उसी तरह हमको इनको करते चलना है। तो देखिए बोला है दोस्तों चारों का वजन अलग अलग है। देखिए थैला टी हल्का है एस से, सीधे सीधे लिखा थैला टी हल्का है एस से, मतलब टी हल्का है एस से, तो एस बड़ा होने वाला है, टी छोटा होने वाला है। देखिए भी हल्का है डब्ल्यू से, भी हल्का है डब्ल्यू से, मतलब कि अभी कहीं ना कहीं इनको साइड में हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये चीज़ें अभी आपको याद रखनी है, फिर इसमें रिलेट करेंगे। तो हमने पता है कि क्या, देखिए प्रश्न में लिखा हुआ दोस्तों भी हल्का है डब्ल्यू से, आगे देखिए डब्ल्यू हल्का है टी से। अब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रिलेट करिए। डब्ल्यू हल्का है टी से, अब डब्ल्यू हल्का है टी से, हमने क्या बोला था, इनको साइड में लिखिएगा। डब्ल्यू हल्का है टी से मतलब कि एस तो बड़ा होने वाला है और एस से छोटा कौन है, टी। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, डब्ल्यू हल्का है टी से, तो कहीं ना कहीं जब डब्ल्यू हल्का है टी से तो यहां पे आने वाला है डब्ल्यू जो टी से छोटा होने वाला है, भाई टी से छोटा होने वाला है, और भी छोटा है किससे, डब्ल्यू से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाला है भी। अब इसको आप मिटा दो, ऐसे ही तो रफ करना है आपको, चीज़ों को रिलेट करके स्टेप बाय स्टेप जैसे बोलेगा वैसे ही करते चलना है। समझ में आया? एक बार और देखिए हमने क्या किया दोस्तों, एक बार दोबारा देखिएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है दोस्तों एस टी भी, तो हमने क्या लिखा, पहले टी हमको जैसे रफ में करना है, हमने लिखा टी एस भी और डब्ल्यू, 4 हमने ले लिया। उसके बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। टी हल्का है एस से, मतलब एस भारी हो गया और टी हल्का हो गया। उसके बाद देखिए भी हल्का है डब्ल्यू से, भी हल्का है डब्ल्यू से, हमने ये चीज़ें ले ली। आगे देखिए लेकिन बोल रहा है डब्ल्यू हल्का है टी से, अब डब्ल्यू जो है हल्का है टी से, तब इनको हम यहाँ से मिटा देंगे ना रिलेट करने के लिए। और डब्ल्यू हल्का है किससे, टी से, तो डब्ल्यू तो टी से छोटे होने वाला है, और डब्ल्यू से हल्का कौन है, भी, तो सबसे छोटा भी होने वाला है। अब आप चीज़ों को समझ चुके, तो इसमें यही पूछा दोस्तों कि सबसे हल्का कौन सा, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, भी आंसर होगा, भी सबसे छोटा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 पढ़िए, जब तक सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 10, एम, टी, आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, टी आर से बड़ा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। एम, टी, आर, पी, देखिए कितने लोग हैं, एम, टी, आर और पी, जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब इनको हमने नाम लिख लिया। अब देखिए एम केवल पी से बड़ा है, देखिएगा एम केवल पी से बड़ा है, एम केवल किससे बड़ा है, एम केवल पी से बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे एम केवल पी से बड़ा है, तो सबसे छोटा होने वाला है कौन, पी होने वाला है छोटा, पी होने वाला है सबसे छोटा, क्योंकि देखिए बोला है एम केवल पी से बड़ा है, तो इसके बाद कौन सा होने वाला, तो पहले सबसे छोटा ये हो गया पहला नंबर, फिर इसके बाद कौन सा होगा, दूसरे नंबर ये हो गया, याद रखिए दूसरा नंबर ये हो गया। आगे देखिए
टी आर से बड़ा है। अब टी आर से बड़ा है तो तीसरे नंबर का छोटा कौन हो गया, आप देखोगे आर, और सबसे बड़ा एंड ऑफ एंड कौन हो गया, टी। तो चीजें हो गई क्लियर। प्रश्न में क्या पूछा, सबसे बड़ा। तो देखिए प्रश्न में दिखा है कि m केवल p से बड़ा है, m केवल p से बड़ा है भाई, और इन दोनों से छोटा है, t और r से छोटा है, तो कहीं ना कहीं सबसे छोटा p होने वाला है। और उसी तरह दोस्तों आगे दिया है t जो है r से बड़ा है, यही दिया प्रश्न में। जी हाँ दोस्तों, t r से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न में पूछा सबसे बड़ा कौन होने वाला है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा t होने वाला है। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं था, हो सकता है थोड़ा सा ये चैप्टर बोरिंग लगा हो दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि आपका दिमाग कितना रीजनिंग में अभी तक काम करना चालू किया है, तो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आज का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11, मोहन प्रवीण से बड़ा है, सुरेश प्रवीण से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है परंतु प्रवीण से छोटा है, उन चारों में से सबसे छोटा कौन है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्रवीण, ऑप्शन नंबर बी मिहिर, ऑप्शन नंबर सी मोहन, ऑप्शन नंबर डी सुरेश, ऑप्शन नंबर ई आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो प्रश्न नंबर 11, और दोस्तों यहाँ पे हमने दिया था आपको प्रश्न नंबर 8, ये सारे आपको दोनों प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 8, ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। यहाँ से ये चैप्टर दोस्तों होता है समाप्त। अब हम आगे क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आगे क्लास में हम देखने वाले हैं कैलेंडर। अगली क्लास में हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। और हाँ, कैलेंडर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, वो आपको याद करके रखनी है। चूंकि हम कैलेंडर पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको होमवर्क मान लो या कुछ भी, आपको ये चीज़ याद करके रखनी है। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एक नंबर याद रखना है, आपको नंबर याद रखना है बस। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर है। आपको जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो अपने मित्रों का, अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपने रिलेटिव का, ये उसी तरह नंबर है। और ये नंबर बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 14 40 250 36 146, 14 40 250 36 146, इसको आप रट लो, इसको आप रट लो। रीजन क्या होने वाला है दोस्तों, केवल एक टाइप में यह रूल लगेगा, लेकिन वह भी एग्जाम में आता है, उसको मैं कल बताऊंगा। ये आपका होमवर्क है, चूंकि हम चालू करने वाले कैलेंडर, और कैलेंडर में ये चीज़ आपको याद करके रखनी है। क्या याद करके रखनी है दोस्तों, तो देखिए ये कोड है जनवरी का, ये कोड है फरवरी का, ये हो गया आपका मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, 0 हो गया जुलाई, 0 जुलाई ऐसे भी याद रख सकते हो। 3 हो गया अगस्त, झंडे का कलर 3 कलर का होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, 15 अगस्त मनाते हैं अगस्त। 6 हो गया सितंबर, 1 हो गया अक्टूबर, 4 हो गया नवंबर, और 6 हो गया दिसंबर। ये नंबर आपको याद रखना है। अब आप कैसे याद रख सकते हो, 14 40 250 36 146, पहला ऐसे याद रख सकते हो, या कि फिर आप इसको 3 के टुकड़ों में तोड़ लो। एक भाग देखिए 3 टुकड़े में, पहला टुकड़ा ये हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा ये हो जाएगा, और तीसरा टुकड़ा ये। तो देखिए 4 टुकड़ों में आप इनको तोड़ लो, और तोड़ने के बाद आपको अगर याद नहीं होते हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो कैसे, तो याद करने का अगला रूल क्या है, आप इनको कैसे याद कर सकते हो। देखो तो 144 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 12 का स्क्वायर होता है। आगे देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको देखना है, 0 लगा के जरूर लिखना है। तो 25 होता है, आप बोलोगे 5 का स्क्वायर, लेकिन 0 25 लिखना है। उसके बाद अगला क्या है, तो देखिए 0 36 मतलब किसका स्क्वायर, आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर। आगे देखिए लास्ट वाला जो है, तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होने वाला है,
146। तो इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, शुरू के 3, 12 का स्क्वायर मतलब 144, फिर 25 मतलब ये 3 आ जाएगा, 0 25 55 25 0 25 6 36 0 36 और 12। ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है। तो कैलेंडर पढ़ने में वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको कैलेंडर पढ़ेंगे, कैलेंडर के बाद डाइस पढ़ेंगे चूंकि बच्चे कमेंट किए हैं, और डाइस यानी कि पासा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्लॉक पढ़ेंगे। और अपना चूंकि रीजनिंग की स्पेशल का क्लास है दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उनसे अगर प्रश्न आए हैं तो आप 200% दोस्तों, 100 नहीं 200% आप चीज़ों को सॉल्व करने वाले हो। ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे जो चीज़ गारंटी के साथ, दावे के साथ बताई जा रही है दोस्तों, वो बिल्कुल बताई जा रही है। कोई झूठ या मिथ्या बोलने वाली बात नहीं है दोस्तों, अफवाह नहीं फैलाई जा रही है। मेरे अमित सर के द्वारा, प्रकाश सर के द्वारा या अतुल सर के द्वारा जो भी आपको दोस्तों बताया जा रहा है, पूरा का पूरा डेटा बेस्ड या एथेंटिक डेटा उठाया जा रहा है दोस्तों। ये याद रखिएगा, ऐसा डेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और जितने भी चीज़ें टॉपिक उठा रहे हैं वह आप पेपर उठाई दोस्तों। अगर चूंकि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपके पास जब तलवार ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, तो वह युद्ध किस काम का। तो सबसे पहले आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अपना एक कॉन्सेप्ट बनाओ और उसके पुराने पेपर को नेट से डाउनलोड करो ना यार, नेट से डाउनलोड करो। और मैथ्स जो पढ़ते हो मैथ्स लगाओ, रीजनिंग जो पढ़ते हो जितने चैप्टर हो गए उनको लगा के देखो, क्या सर हमें जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है या सर झूठ बोल रहे हैं। ये कौन डिसाइड करने वाला है? आप डिसाइड करोगे ना। भरोसा करो किसी पे, लेकिन अपना हथियार, अपना सिलेबस, पेपर के बारे में आप देखो कि जब मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्या वो चीजें आ रही हैं एग्जाम में कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, तो ये मैं गारंटी के साथ आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं मेरे द्वारा या अमित सर के द्वारा या प्रकाश सर या अतुल सर के द्वारा, वह एग्जाम में आते हैं। आप पेपर उठा लीजिए या आप कमेंट करिएगा, जिसका भी पेपर आपको चाहिए होगा वो पेपर आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसके मॉडल पेपर, सैंपल पेपर हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रोवाइड करा देंगे। और पिछले 1 साल के नहीं, जितने साल के आप बोलोगे उतने पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और वैसे भी एमपी पुलिस और वन रक्षक की जो आने वाली है दोस्तों, सॉरी पुलिस, जो पुलिस प्रहरी या जेल प्रहरी की आने वाली है दोस्तों, उसके लिए हम पेपर ही सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि जब तक हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, साइंस कंप्लीट हो चुकी होगी, मैथ्स कंप्लीट हो चुकी होगी, तो दोस्तों उस टाइम आपको हम पेपर सॉल्व करवाएंगे। और पूरे जितने आ चुके हैं, जितने शिफ्ट में पेपर हुए हैं दोस्तों, उसमें 50-60 जितने पेपर हैं, सभी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आप देखोगे साइंस हो, सभी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो बस आप यकीन तो मानिए। और एमपी तो भूल ही गए दोस्तों, एमपी भी तो आपको ये 4 तो आपको ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं एमपी के एग्जाम में। ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। मत पढ़ो अब 8 घंटा, मत पढ़ो अब 10 घंटा, 2 घंटा सुबह, 2 घंटे शाम पढ़ना है आपको। तो पढ़ना कैसे मैं आपको बताता हूं। आज बहुत लोग परेशान हो, देखिए आपको पढ़ना क्या है। एक टाइम लगाने वाला सवाल, दोनों मैथ्स और रीजनिंग एक साथ में आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों, दिक्कत होगी। तो आप यहां से चाहे मॉर्निंग या इवनिंग एक मैथ उठाओ और मैथ के साथ एक इजी सब्जेक्ट ले लो। कौन सा ले लो? एमपी ले लो। एम देखिए, मैथ्स और एमपी ले लो। अब ये आपके ऊपर डिसाइड है। मैथ्स को तो आप 1 से 1.5 घंटे, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। 1 से लेकर के आपको 1 से 1.5 घंटे देना है। और एमपी 1 घंटा बहुत है दोस्तों, 1 घंटा से ज्यादा नहीं देना। एमपी 1 घंटा बहुत ज्यादा है। आपको डिसाइड करना है सुबह करना है या शाम। ये टाइम टेबल आपको 4 महीने तक बना के चलना है, जब तक कि भर्ती नहीं हो जाती है। और इतना बना के आप चलो तो यकीन मानो आप मेरिट में हैं पहले से ही, आप लाखों बच्चों से ऊपर हैं पहले ही। तो यह याद रखिएगा। अब आपको डिसाइड करना है ये सुबह पढ़ना है या शाम को। अगला आपको क्या उठाना है? अगला दोस्तों आपको रीजनिंग उठाना है और साइंस उठाना है। साइंस में भी क्या, अभी केवल बायो पढ़नी है। तो आपको रीजनिंग उठाना है तो सेम इसी तरह ये रेशियो दीजिए, 1 से 1 घंटा 30 मिनट और यहाँ पे आपको 1 घंटे देना है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। बस ये नहीं सोचना कि एक टाइम साथ में मैथ और रीजनिंग पढ़े, नहीं, आपको एक टाइम लगाने वाला है क्योंकि दिमाग की एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो एक टाइम आप मैथ लीजिए और एमपी लीजिए, एक टाइम आप रीजनिंग और साइंस लीजिए। बस इतना पढ़ना है आपको। बाकी अभी ना आपको जियोग्राफी पढ़ना है, ना ही पॉलिटी पढ़ना है, ना ही हिस्ट्री पढ़ना है। बाकी किसी को भी अभी ध्यान नहीं देना। अभी अपना एक टारगेट है एमपी पुलिस,
MPSI और उसके बाद है जेल प्रहरी। इन 3 पेपर में से हमको एक जॉब लेनी है। फिर उसके बाद दोस्तों उम्र तो कोई नहीं होती है ना, कोई उम्र नहीं होती पढ़ने की, बस आपको जज्बा चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक स्थायित्व तो चाहिए। आपके पास जॉब होगी दोस्तों, फिर आपको कोई कहने वाला नहीं है। खासकर लड़कियां दोस्तों, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है कि शादी करवानी है, फिर ये वो, और शादी में दोस्तों उनका पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। करते क्या हैं, बस उनका लाइफ स्पॉइल हो जाती है, बस रोटी चौका तक ही सीमित रह जाती हैं। तो दोस्तों ये बताइए, जब उन्हें रोटी चौका ही करना था तो 12th क्योंकि 12th में उन्होंने लाए 90%, 10th में लाए 90%, और कॉलेज किया, ग्रेजुएशन में लाए 60-70%। तो किस काम का? वो तो एक 10th फेल या 8वीं तक का व्यक्ति भी कर सकता है ना चूल्हा चौका। तो क्या यही ज़िंदगी है? नहीं, उससे बाहर निकलिए, टिकटॉक से बाहर निकलिए, फेसबुक से बाहर निकलिए और उठिए और लग जाइए तैयारी पे, क्योंकि अभी आप नहीं जगे तो ज़िंदगी भर ही सोना है आपको। तो याद रखिए, जगिए और तैयारी करिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और हाँ, एक बात और, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।